नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दक्ष दृष्टि लाइव में। दोस्तों, आज जो है हम लोग MCQ की एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम MCQ बेस्ड होते हैं। इवन क्लास 10th और 12th के जो भी बोर्ड के एग्जाम होते हैं उसमें भी MCQ क्वेश्चन का वेटेज ज्यादा रहता है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम हर एक चैप्टर वाइज MCQ क्वेश्चन आज से आपके सामने लेकर आएंगे। और आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज जो है हम रियल नंबर के MCQ क्वेश्चन लिए हुए हैं जो स्पेशली बेस्ड होंगे हमारे NCERT पैटर्न पे। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन रियल नंबर से। अगर हम पहले क्वेश्चन पे आए तो पहला क्वेश्चन बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ ए प्राइम नंबर इज। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्राइम नंबर के कुल कितने गुणनखंड होते हैं, कितने फैक्टर्स होते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है, प्राइम नंबर जो होते हैं सिर्फ दो नंबर से डिविजिबल होते हैं। एक 1 से डिविजिबल होता है और दूसरा इटसेल्फ स्वयं से डिविजिबल होता है। तो इसका सिंपल सा आंसर होगा, इसका आंसर जो होगा वो 2 होगा। आंसर होगा हमारा 3 पार्ट यानी कि 2। समझ में आ रही बात? बहुत सिंपल सा सवाल था पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पे अगर आए तो सेकंड क्वेश्चन है, इसी का आंसर दिया हुआ है द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ ए प्राइम नंबर इज 2। सेकंड क्वेश्चन है n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8 इफ n इज। कह रहा n स्क्वायर माइनस 1 डिविजिबल होगा, 8 से विभाज्य होगा। कब? जब n की वैल्यू होगी n इंटीजर यानी कोई ए नेचुरल नंबर, n ऑड नंबर, n इवन नंबर, सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या या फिर कोई इंटीजर। ठीक है, तो कब डिविजिबल होगा? तो आइए चेक करते हैं। अगर n की वैल्यू कोई इंटीजर हो, इंटीजर का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, सारे नेचुरल नंबर का पॉजिटिव नंबर और उसी का नेगेटिव नंबर और 0, इनको मिला के हमारा इंटीजर बनते हैं। नेचुरल नंबर सिर्फ पॉजिटिव नंबर होंगे जो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक के नंबर होते हैं। ऑड नंबर क्या होता है? 1 3 5 और इवन नंबर क्या होता है? 2 4 7। ठीक है दोस्तों, अगर हम चेक करें सिंपल सी वैल्यू कोई एक लेकर, है ना, अगर n की वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो 1 स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 0 हो जाएगा। और 0 आप कहोगे सारे सबसे डिविजिबल हो जाता है एक तरह से, है ना। लेकिन अगर वहीं पे हम 2 लेते हैं, 2 स्क्वायर माइनस 1 अगर करते हैं तो 2 स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है, माइनस 1 ये आ जाएगा 3। और 3 हमारा 8 से डिविजिबल होता नहीं है ना। इट मीन्स n का कोई एक ऐसा वैल्यू चाहिए जो सब पे वैलिड हो, है ना। यहां आप देख रहे हो 3 जो आ रहा है वो 8 से डिविजिबल नहीं है। इससे हमारा क्या निष्कर्ष निकला? अगर इंटीजर होगा तो हमारा पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। 1 लें या फिर -1 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी 1 आएगा। ठीक है, इसलिए हमारा इंटीजर हो नहीं सकता, नेचुरल नंबर भी हो नहीं सकता क्योंकि हम 1 रख के पुट कर रहे हैं, है ना, या 2 रख के पुट कर रहे हैं। तो आप देख रहे हो कि सभी नंबर जो है 8 से डिविजिबल नहीं हो पा रहे हैं, है ना। आपने इवन नंबर रखा 2, अगेन आप देख रहे हो 3 आ रहा है, ये इससे डिविजिबल नहीं हो रहा है ना। अगर आप कोई ऑड नंबर लो, अगर, है ना, सपोज दैट अगर हम 3 लेते हैं तो 3 स्क्वायर माइनस 1 कितना आएगा? 3 का स्क्वायर 9 होता है, 1 का क्या आया? 8 आया। ये तो डिविजिबल होता है जी। बात समझ में आ रही है? कोई और नंबर लेते हैं, जैसे सपोज दैट 5 लेते हैं। 5 स्क्वायर माइनस 1 कितना होता है? 25। 25 माइनस 1 कितना होता है? 24। 24 अगेन 8 से डिविजिबल है। तो आप बेटा ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए रियल लाइफ का कोई भी एग्जांपल लेकर
आप इसे 2 3 पे आप अप्लाई करके देखते हो, अगर ये 2 3 के लिए वैलिड हो रहा है तो इट मीन्स वो सबके लिए वैलिड होगा, है ना। तो आप देख रहे हो कि हम जब यहाँ पे ऑड नंबर ले रहे हैं, एक विषम संख्या ले रहे हैं, तो इस विषम संख्या के लिए ये नंबर जो है हमारा 8 से डिविजिबल हो रहा है। इट मीन्स इसका आंसर क्या होगा, एन ऑड इंटीजर होगा। बात समझ में आ रही है? सिंपल सा सवाल था, है ना, बस आपका लिखने का तरीका अलग हो गया है। उम्मीद है ये बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सेम वही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, इफ P1 एंड P2 आर टू ऑड प्राइम नंबर, P1 और P2 क्या है, एक विषम संख्याएं हैं, सच दैट P1 इज ग्रेटर देन P2, P1 जो है P2 से क्या है, बड़ा है, देन P1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर इज क्या होगा, इवन नंबर होगा, ऑड नंबर होगा, एंड ऑड प्राइम नंबर होगा या प्राइम नंबर होगा। तो आइए कोई भी नंबर लेकर चेक करते हैं हम लोग, है ना। 2 ऑड प्राइम नंबर है ये, है ना, प्राइम नंबर। सपोज दैट इसके साथ साथ ये भी दे रहा है P1 इज ग्रेटर देन P2, यानी कि हमें 2 ऐसी प्राइम नंबर लेने हैं जिसमें पहला जो होना चाहिए बड़ा होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए उससे छोटा होना चाहिए। जैसे अगर हम P1 की जगह पे 5 लेते हैं और P2 की जगह पे 3 लेते हैं, तो ये वाला कंडीशन हमारा फुलफिल होगा, P1 इज ग्रेटर देन P2। अब ये कह रहा P1 का स्क्वायर करो, तो 5 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 25, माइनस P2 यानी कि 3 का स्क्वायर करोगे 9। अगर 25 में से 9 हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आता है हमारा, 16 आता है। और 16 क्या है हमारा, इवन नंबर तो है, ऑड नंबर तो नहीं है, ऑड प्राइम नंबर भी नहीं है, प्राइम नंबर भी नहीं है। आंसर यही फुलफिल हो गया। समझ में आ रही बात? एक और एग्जांपल लेके आप देख लो, जैसे P1 की जगह पे आप 7 कर देते हो सपोज दैट, तो 7 का स्क्वायर क्या होगा, 7 स्क्वायर दैट इज 49। आप सेकेंड नंबर मान लो अगर 3 ही रहता है आपका, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, 9, और P1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर, P1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर अगर आप देख रहे हो तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, 40। और अगेन 40 हमारा क्या है, एक इवन नंबर है। इवन नंबर मीन्स 2 से डिविजिबल नंबर। तो उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एन इवन नंबर इज द राइट आंसर। समझ में आ रही बातें? आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल आपके लिए। लिख रहा है, इफ द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 1260 एंड देयर एलसीएम इज 900 मोर देन देयर एचसीएफ, देन द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज। आइए सॉल्व करते हैं। कर द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 1260, यानी कि आपसे एलसीएम और एचसीएफ दोनों का सम जो लिख रहा है 1260 लिखा हुआ है। पहली लाइन से समझ में आनी चाहिए ये बातें, क्लियर है। आगे कह रहा है एलसीएम इज 900 मोर देन देयर एचसीएफ, एलसीएम जो है एचसीएफ से 900 ज्यादा है, तो क्या हम एलसीएम की जगह पे 900 प्लस एचसीएफ लिख सकते हैं? बोलिए, अगर एलसीएम जो है 900 मोर देन एचसीएफ लिखा हुआ है, तो एलसीएम की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, 900 प्लस एचसीएफ, और अगेन एक एचसीएफ है ही, तो ये आएगा 1260। एचसीएफ और एचसीएफ मिलकर कितने हो जाएंगे, 2 एचसीएफ इक्वल टू 1260 माइनस 900। अब 1260 में से 900 अगर घटा देंगे हम तो कितना बचेगा जी, 360। ये एचसीएफ की अगर वैल्यू निकालें तो इसे 2 से क्या करना होगा, डिवाइड कर देना होगा, ये कितना आ जाएगा, 180। समझ में आ रही बातें? अगर एचसीएफ हमारा 180 है तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे एलसीएम जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एलसीएम 900 प्लस एचसीएफ यानी 900 और प्लस एचसीएफ, एचसीएफ की वैल्यू 180 है, यानी ये टोटल वैल्यू आ जाएगी 1080। क्लियर है दोस्तों? आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देन द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो जैसा कि आपने एक बहुत छोटा सा फार्मूला क्लास 4th 5th में ही पढ़ लिया होगा कि
एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट ही होता है फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर, है ना। यहां से आपसे प्रोडक्ट ऑफ द नंबर पूछा है, इट मींस इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट जो होगा इनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा। तो आप एलसीएम निकाल चुके हो, कितना है 1080, और एचसीएफ आप निकाल चुके हो 180। अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो देखो 1 0 1 0 2 0 आ जाएगा, और 18 का गुणा करो, 18 पच्चे 90, 18 छका 108, 18 सत्ते 126, 18 बट्ठे 144, 18 बट्ठे 144, एक कैरी आ जाएगा, 18 कम 18 और 1 19। अगर आप देख पा रहे हो तो ये आंसर कौन सा है, 194400। समझ में आ रही दोस्तों। कैलकुलेशन से नहीं घबराना है ना। बहुत सावधानी से आराम से कैलकुलेशन करेंगे तो हर एक क्वेश्चन का आंसर आएगा, ठीक है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चीजें अगर समझ में आ रही हैं बेटा तो आप लाइक बटन जरूर दबाएं, जिससे हमें ये मालूम चले कि आपको सारी चीजें सही से समझ में आ रही हैं, है ना। देखा, इसका आंसर भी लिखा हुआ है 1944, ठीक है, जो भी लिखा था 194420 शायद था, या जो भी हो, है ना। 1944 सेम आंसर है, ठीक है। आगे, if the HCF of 65 and 117 is expressible in the form of 65 m and minus 117, then the value of m is, वैल्यू ऑफ m पूछ रहा है। बड़ा शानदार सवाल है, और ये बोर्ड के एग्जाम के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो अगर एचसीएफ आप निकालें इसका, इन दोनों नंबर का, तो आपको जैसा कि मालूम है 65 क्या होता है, 13 पचे 65। अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यही नंबर मिलेगा हमारा, ठीक है। 117 तो आपको मालूम है 13 नवा 117 होता है, यानी कि 13 नवा 17, 3 गुणे 3, यही नंबर आएगा, है ना। और आपको ये भी मालूम है कि एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो यानी कि यहां एचसीएफ क्या हो जाएगा 13, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या किया हुआ है, कह रहा है कि एचसीएफ इन दोनों का जो है वो इस फॉर्म में है, यानी ये एचसीएफ जो होगा किसके बराबर होगा, इस 13 के बराबर होगा, है ना। तो आप सीधे सीधे लिखोगे 65m माइनस 117 इक्वल टू कितना जी 13। क्लियर है। या 65m इक्वल टू 13 प्लस 117, तो 7 3 10 होता है बेटा, 2 1 3 होता है 130। 65m बराबर, तो m की वैल्यू अगर आप देखो तो 65 का डबल जो होता है ये कितना होता है 130 होता है, यानी m की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, m की वैल्यू ही आपसे पूछा गया है, m की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2। क्या ये बातें समझ में आ रही हैं आपको। बहुत ही आसान सवाल, लेकिन एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। समझ में आ रही बात। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर 2 है। एक और क्वेश्चन है, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू रेशनल नंबर आर इक्वल। कह रहा है कि एलसीएम जो है, एलसीएम वही एचसीएफ है, दोनों बराबर है। सपोज दैट एक्स मान लिया आपने, है ना। देन द नंबर मस्ट बी, नंबर मस्ट बी, है ना। नंबर क्या होगा, तो बेटा ये तभी पॉसिबल है जब नंबर हमारे क्या हो, सेम हो। अगर 2 2 है तो दोनों में कॉमन भी 2, और दोनों का एलसीएम भी क्या होगा 2। अगर आप 16 16 कर दिए तो अगेन एचसीएफ भी क्या होगा 16, क्योंकि दोनों में कॉमन है, और एलसीएम भी क्या होगा यही 16। तो ऐसा तभी पॉसिबल होता है जब नंबर हमारे क्या हो, सेम हो। अगर नंबर सेम होते हैं तो उनके एलसीएम और एचसीएफ दोनों क्या होते हैं, सेम नंबर होते हैं। इट मींस यहां अगर आप देखें तो दोनों हमारे क्या होंगे, इक्वल होने चाहिए। क्लियर है ये बातें, समझ में आ रही है बात। आइए
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वल एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू रेशनल नंबर आर इक्वल देन दोज मस्ट बी इक्वल, है ना, जैसा कि आपको बताया गया पहले। आइए एक और क्वेश्चन, बड़ा शानदार क्वेश्चन, बहुत ही बार पूछा जाता है और बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, है ना। जैसा कि आपको a की वैल्यू लिखा हुआ है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4, एंड b की वैल्यू लिखा हुआ है 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 एंड 5, देन द एचसीएफ ऑफ a एंड b। तो बेटा एचसीएफ होता क्या है? एचसीएफ होता है दोनों में कॉमन नंबर। अगर हम एचसीएफ की बात करें तो अगर आप दोनों में देखें तो यहां 2 की पावर 2 लिखा हुआ है, यहां 2 की पावर 3 दिया हुआ है, तो दोनों में कॉमन क्या होता है? जब पावर के टर्म में हो तो जो कम पावर वाला होता है उसी को एज ए कॉमन ट्रीट करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो यहां कॉमन क्या आया? 2 की पावर 2, ठीक है। अगेन 3 की पावर 3 है, यहां पे 3 की पावर 2 है, यानी कि कम पावर वाला कॉमन, यानी कि 3 की पावर क्या आएगा? 2 कॉमन। 5 की पावर 4 एंड 5 ओनली, यानी कॉमन क्या आएगा? ओनली 5। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 2 9 इंटू कितना? 5। तो 5 चौक को 20, 20 नवा 180, 180 इज द राइट आंसर। आई थिंक सेकेंड पार्ट क्लियर है दोस्तों। बहुत ही सिंपल सिंपल सवाल है ना, छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप गौर करेंगे तो चुटकियों में आंसर देंगे, है ना। और यदि थोड़ा सा भी दिमाग में कंफ्यूजन रहेगा तो आप आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ही ऐसे सिंपल सवाल आपके सामने लाया जा रहा है कि कंटिन्यूटी बनी रहे ऐसे क्वेश्चन को देखने की, कि थोड़ी बहुत जो कंफ्यूजन कभी कभी आ जाती है वो कंफ्यूजन ना आए आपके सामने, है ना। चीजें समझ में आ रही हैं दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिए, अपने साथी दोस्तों में शेयर करिए, जिससे हमारा उत्साहवर्धन होता रहे और हम आपके लिए ऐसे ही कुछ अच्छे वीडियो और लेकर आते रहें, बनाते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर विल बी टर्मिनेटेड आफ्टर दिस। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही शानदार सवाल है दोस्तों, है ना। और बहुत बच्चे कंफ्यूज आते हैं, इसको पूछने के तरीके भी अलग अलग हैं। यहां क्वेश्चन पूछ रहा है कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर विल बी टर्मिनेटेड आफ्टर, कितने टर्म के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा, यानी शेषफल इसका 0 हो जाएगा, है ना। कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि ये एक्सप्रेशन, है ना, इसको सॉल्व करने के बाद डेसिमल के बाद कितने डिजिट आएंगे, कितने अंक आएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की बड़ा ही शानदार सा एक ट्रिक है। आप देखते हो डिनोमिनेटर के नंबर को, डिनोमिनेटर का नंबर 2 की पावर n 5 की पावर m इस फॉर्म में अगर है, ठीक है, तो जो नंबर बड़ा होगा m और n में, जो नंबर बड़ा होगा उतने डिजिट पर डेसिमल आएगा, उतने डिजिट पे क्या होगा? टर्मिनेट हो जाएगा। यहां पे देखो 2 की पावर क्या लिखा है? 2 लिखा हुआ है, और m की पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 लिखा हुआ है, यानी हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, यानी कि डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे? 2 होंगे, या 2 टर्म के बाद ये क्या होगा? टर्मिनेट हो जाएगा, शांत हो जाएगा, है ना। तो आंसर क्या होगा? 2 डेसिमल प्लेसेज। बात समझ में आ रही है? ऐसे कुछ भड़काने के लिए भी सवाल दिए जाते हैं। आपसे पूछ देगा 1 अपान में 2 की पावर 5736 और 5 की पावर 2941, इसे सॉल्व करेंगे तो डेसिमल कितने डिजिट के बाद आएगा? डेसिमल के बाद नंबर ऑफ टर्म कितने आएंगे, नंबर ऑफ डिजिट कितने आएंगे, है ना। तो आप देखोगे 2 और 5 में किसका पावर हाईएस्ट है? इसका पावर हाईएस्ट है, यानी डेसिमल कितने टर्म के बाद टर्मिनेट हो जाएगा, डेसिमल के बाद कितने नंबर ऑफ डिजिट आएंगे। तो एक तरह से आप कहोगे 5736 इज द राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन को बड़े ही सावधानी से और बड़े हिम्मत के साथ आपको जवाब देना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 2 डेसिमल प्लेसेज राइट आंसर था। द एलसीएम ऑफ द 2 नंबर इज दिस, इफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। तो एक बात दोस्तों हमेशा ध्यान रखना
कि जो भी किसी भी दो नंबर का अगर आप एलसीएम निकालते हो और उसी का अगर एचसीएफ निकालते हो तो एलसीएम सदैव एचसीएफ से डिविजिबल होता है। एलसीएम हमेशा एचसीएफ से विभाज्य होता है, डिविजिबल होता है। यहां अगर आप देखो तो ये 1200 एलसीएम लिखा हुआ है। अगर आप 1200 को 6 से डिवाइड करो पूरी तरह डिविजिबल होगा, 6 दुना के 1200 है ना। 4 से डिवाइड करो, 4 तियां 12। 2 से डिवाइड करो, 2 6 जा 12, पूरी तरह डिविजिबल होंगे। लेकिन 500 से ये डिविजिबल नहीं होगा। तो ऐसे कोई भी दो नंबर जिनका एलसीएम दिए हो और एचसीएफ आपको फाइंड आउट करना हो कि क्या हो सकता है, तो एचसीएफ 600 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 400 भी हो सकता है, लेकिन कभी भी 500 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये एलसीएम को डिवाइड कर नहीं पा रहा है। बात समझ में आ रही है? तो इसका आंसर क्या होगा? 500। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलसीएम ऑफ दिस। जैसा कि आपको उसके पहले एचसीएफ हमने पूछा था, यहां पे क्या पूछ रहे हैं हम? एलसीएम पूछ रहे हैं। तो एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम के लिए क्या करते हो आप? जैसे एचसीएफ में आप ये देखते हो कि हाईएस्ट पावर अगर दो नंबर दिए हैं तो उनमें से लोएस्ट पावर वाला हमारा कॉमन होता है। वैसे ही एलसीएम में क्या करते हैं, जितने भी नंबर दिए हुए हैं उन सबको यूज करना होता है और उनमें हाईएस्ट पावर वाला यूज करना रहता है। जैसे यहाँ पे 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 है, तो 2 हमारा हाईएस्ट पावर वाला क्या है? 2 की पावर 4 है। ठीक है। अगर 3 यहाँ पे लिख रहा है, यहाँ 3 नहीं है, तो 3 हमें यूज करना पड़ेगा, है ना। सारे नंबर को यूज करना है। 5 है और यहाँ भी 5 है, यहाँ भी एक बार, यहाँ भी एक बार, तो एक ही बार यूज करना है। इट मीन 5। 7 यहाँ नहीं है, यहाँ है, लेकिन है तो इसको यूज करना है। यानी एलसीएम में सारे नंबर यूज होंगे। अगर कॉमन मिल रहे होंगे, दोनों जगह अवेलेबल होंगे, तो दोनों जगह में से जहां हाईएस्ट नंबर होगा, उसका ज्यादा पावर होगा, उसको हम लोग यूज करते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो अगर इसको मल्टीप्लाई करें आप, तो 2 की पावर 4, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 5 तियां 15 और 7, है ना। मल्टीप्लाई करें, 15 छक्का 90, 15 कम 15 और 9 24, अगेन 7 से 700, 7 चौक 28, 7 दुना के 14 2 16, 1680 द राइट आंसर। दोस्तों उम्मीद है ये बातें सारी समझ में आई होंगी। अगर दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं तो प्लीज अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को अपने दोस्तों में सब्सक्राइब करवाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें। ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे आपके साथ। इस एमसीक्यू सीरीज में डेली हम लोग 10-10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करने के लिए धन्यवाद। और लाइक ना किया हो तो एक बार लाइक कर दें, फिर हमारा धन्यवाद आपको।